हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ असर्शन और रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो स्पेसिमेन पेपर में भी आ चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ये हमारा असर्शन है। रीजनिंग क्या है कि अ कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज़ क्रिएटेड एंड डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। तो पहले असर्शन को समझ लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो बोला कंस्ट्रक्टर इन जावा इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड। ठीक है, मेथड ही होता है वो, बस उसका नेम ये होता है क्लास के नेम जैसा। तो ये है डेट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अगर एग्जांपल लूँ, जैसे कोई क्लास है मेरी, फॉर एग्जांपल फैक्टोरियल फैक्टोरियल ओ बी जे न्यू फैक्टोरियल, ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ बस। तो मैंने करा क्या, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर फैक्टोरियल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम था ओबीजे। न्यू की मदद से हम उसे स्पेस देते हैं, मेमोरी एलोकेट करवाते हैं। और ये फैक्टोरियल है जिसके आगे ये तुम्हें दिख रहे होंगे राउंड ब्रैकेट, ये कुछ नहीं, मेरा कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसी समय हम क्या कर रहे होते हैं, इसको कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हैं। बट ये क्योंकि सिंटैक्स इस तरीके से है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर उसे इम्प्लिसिट कॉलिंग हो रही है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जैसे मेथड को अगर तुम कॉल करोगे कभी, तो हमें जब भी उसे यूज़ करना होता है तब हम उसे कॉल करते हैं। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, क्योंकि सिंटैक्स ही कुछ इस तरीके का है कि तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर इसका मतलब यही होता है कि तुम एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कॉल कर रहे हो। अब इसको कॉल कर रहे हो, देखो नाम है, नाम ही उसका क्या है, कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर मतलब कंस्ट्रक्ट करेगा किसको, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को बनाता है, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है, इनिशियल वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो असर्शन तो इसका बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। अ कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिकली, मैंने बता दिया तुम्हें, क्योंकि सिंटैक्स इस टाइप का है कि वो ऑटोमेटिकली कॉल हो ही जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड एंड डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप। तो जो ये रिटर्न टाइप वाली बात आई है कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये मैंने अपने शॉर्ट में भी कवर कर रखा है। वहाँ पर मैंने समझाया कि इसका रिटर्न टाइप वॉइड भी नहीं होता, मतलब रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं है, साथ में वॉइड भी नहीं लिख सकते तुम, तो कुछ नहीं आता इसके नाम से पहले, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टर के। तो वो डिफरेंस भी तुम देख लेना, मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है। ठीक है, अब इसका आंसर देखते हैं। तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है जो हमारा, उसका असर्शन भी ठीक है और उसकी रीजनिंग भी ठीक है, तो इसका आंसर है ए। बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, अगले पे आते हैं। अगला बोला है द स्ट्रिंग क्लास इन जावा इज़ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जिसे हम म्यूटेट नहीं कर सकते, मतलब एक बार स्ट्रिंग बन गया तो तुम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया इतने सारे हमने मेथड पढ़े हैं, अपर केस लोअर केस नाम के पढ़े हैं ना, अपर केस टू लोअर केस। तो तुम बोलोगे तो इसमें तो हम कोई भी स्ट्रिंग होती है, मान लो किसी का नाम है, या जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में अगर मैं अपर केस का यूज़ करूँगा तो पूरी कैपिटल हो जाएगी। तो ये तो हम उसको चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, तो याद रखना जब भी हम ऐसा करते हैं ना, जब भी इन मेथड का हम यूज़ करते हैं तो एक नई स्ट्रिंग बनती है, पुरानी वाली तो वैसी रहती है, एक नई स्ट्रिंग बनती है इंटरनली। तो बेसिकली पुरानी वाली में कोई चेंज नहीं आता, जब भी हम इन मेथड का यूज़ करते हैं तो एक नई स्ट्रिंग क्रिएट होती है। तो तुम्हें मैं बस ये समझा रहा हूँ कि स्ट्रिंग जो हमारी होती है वो इम्यूटेबल होती है, एक बार बन गई तो बन गई। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रिंग की जो क्लास है वो भी इम्यूटेबल है। ठीक है, अब रीजनिंग में आते हैं। बोलता है वंस अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इट्स कंटेंट कैन नॉट बी चेंज्ड। वही मैंने तुम्हें बताया अभी कि एक बार अगर ऑब्जेक्ट बना दिया स्ट्रिंग का, कोई भी स्ट्रिंग हमने बना दिया, वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट ही होगा, तो उसका कंटेंट कभी भी चेंज नहीं हो सकता। हाँ, तुम अगर कुछ उस पर ऐसे फंक्शन का यूज़ करके चेंज करोगे तो नई स्ट्रिंग बनेगी, पुरानी वाली वैसी रहेगी। तो जो करेक्ट आंसर इसका होगा वो होगा ए। असर्शन भी ठीक है और उसकी जो रीजनिंग है वो भी ठीक है। तीसरे वाले पे बोला है एन एरे इन जावा कैन होल्ड एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ है डिफरेंट डेटा टाइप। आगे देखते हैं फिर इसने रीजनिंग क्या दी है। एरेज इन जावा आर होमोजीनियस मीनिंग दे कैन ओनली स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम टाइप। ये तो दो बातें हो गई, ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। अब देखते हैं इसमें सही कौन सा है। तो असर्शन में बोलते हैं कि एक एरे है जावा, मतलब जो एरे होता है जावा में, कि वो एलिमेंट स्टोर करता है डिफरेंट डेटा टाइप। तो भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है, वो सेम डेटा टाइप के करता है, सेम
डेटा टाइप्स, कई बार इसको होमोजीनियस एलिमेंट भी बोलते हैं। होमोजीनियस मतलब एक ही जैसे, एक तुमने कभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस, तो उसी टाइप से होमोजीनियस का मतलब जो एक ही टाइप की वैल्यू होंगी जिसमें। तो भाई यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप जो ये बोल रहा है ये गलत है। एरे जावा में कभी भी डिफरेंट डेटा टाइप के नहीं करता, एलिमेंट स्टोर एक ही टाइप के करता है। इंटीजर के करेगा तो इंटीजर के करेगा, करेक्टर के करेगा तो करेक्टर के ही करेगा। मिक्स नहीं कर सकते कि एक में तुमने इंटीजर भी कर दिया उसमें तुम करेक्टर भी स्टोर कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। तो असर्शन तो इसका गलत है। रीजनिंग पे आते हैं। एरे इन जावा आर होमोजीनियस मीनिंग दे कैन ओनली स्टोर एलिमेंट ऑफ सेम टाइप। तो भाई इसका रीजनिंग तो ठीक है, असर्शन गलत है, इसकी रीजनिंग ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? असर्शन इज़ फॉल्स बट रीजनिंग इज़ ट्रू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। फोर्थ पे आते हैं, बोलता है इन जावा मेथड कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। अब एग्जांपल तो समझाता हूँ, फिर नीचे रीजनिंग देता है कि मेथड इन जावा कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू। अब बोलता है कि एक मेथड जावा में भाई एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, बट इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू। बट रिटर्न मल्टीपल भी कर सकता है एरे या ऑब्जेक्ट की मदद से, ऐसा बोलता है। तो चलो पहले एक बार तुम्हें मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो मैंने कोई एरे बनाया, इंट ऐड, एरे बोल रहा हूँ मैंने, मतलब कोई फंक्शन बनाया इंट ऐड नाम का, और ये कुछ करता है यहाँ पर, आखिरी में इसने कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मान लेता हूँ यहाँ पर रिज़ल्ट को मैं रिटर्न करवाता हूँ। रिज़ल्ट कोई वेरिएबल है जिसमें कुछ वैल्यू स्टोर हुई, ऐसे करा मैंने। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? कुछ सोच के बताना है। रिटर्न, फिर से मेरे को मन करा, मैंने बोला यार रिज़ल्ट के साथ साथ कुछ और भी, मान लो अंदर दो वेरिएबल थे यहाँ पर, इंट ए इक्वल टू 5 कमा बी इक्वल टू 6, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। तो मैंने रिटर्न करने का मन करा कि ए को भी कर देता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा देखा है क्या कि दो दो रिटर्न का यूज़ कर रहे हैं? एक बात याद रखना, जब एक बार रिटर्न आ गया तो भाई यहीं से ही वो रिटर्न हो जाएगा। तो पहली बात तो दो दो रिटर्न हम यूज़ कर ही नहीं सकते। रिटर्न का मतलब ये होता है कि रिटर्न कर लो वापस लौट जाओ। तो भाई जब पहला ही रिटर्न यहाँ आ गया तो हमारा जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो वहीं से ही वापस लौट जाएगा। तो दो रिटर्न तो हम कभी कभी यूज़ कर ही नहीं सकते ना। तो जो यहाँ बोल दिया जावा में कि मेथड कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू, वो तो गलत बात है। हम एक से ज़्यादा वैल्यू तो रिटर्न कर नहीं सकते, मतलब एक बार में एक ही चीज़ हम रिटर्न कर पाएंगे। इसका मतलब ये भी बन सकता है कि कोई ऐसा सोचे कि एक रिटर्न करी, जैसे यहाँ पर मान लो जैसे रिटर्न रिज़ल्ट कॉमा ए, कि भाई दो कर दी ऐसे, तो ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता जावा में, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें नहीं होती। तो मतलब ये दो इसके ऑप्शन बन रहे थे कि भाई इन जावा मेथड कैन रिटर्न मोर देन वन वैल्यू। तो ये दो ही तरीके हो सकते हैं भाई, दो रिटर्न का यूज़ करके, या फिर एक ही रिटर्न में दो चीज़ें तुम यूज़ करके, या मल्टीपल वैल्यू कैसे रिटर्न कराना चाह रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब रीजनिंग में आते हैं, बोलता है अ मेथड इन जावा कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू, अच्छा, बट इट कैन रिटर्न मल्टीपल वैल्यू यूजिंग एरे और ऑब्जेक्ट। देखो उसका कहने का मतलब ये है कि भाई रिटर्न तो एक ही वैल्यू करेगा। मान लो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा रहा हूँ कोई एरे, ठीक है ना, मैं यहाँ पर बेसिकली रिटर्न करवा रहा हूँ कोई एरे, बट जो एरे है उसके अंदर तो मल्टीपल वैल्यू हो सकती है ना। भाई मैंने रिटर्न करवाया कोई एरे, बट जो एरे है उसके अंदर तो हम मल्टीपल वैल्यू ही रखते हैं। तो इनडायरेक्टली हम रिटर्न करवा सकते हैं यूजिंग एरे या कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इसलिए इसका रीजनिंग तो ठीक है बट असर्शन गलत है। तो इसका हम अगर देखें तो इसका आंसर है सी, द असर्शन इज़ फॉल्स बट द रीजनिंग इज़ ट्रू। ठीक है, यूज़र डिफाइंड जो प्रिमिटिव के अलावा जो तुम्हारे डेटा टाइप होते हैं, दो होते हैं ना, प्रिमिटिव डेटा टाइप और यूज़र डिफाइंड या रेफरेंस डेटा टाइप। तो जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है, जैसे एरे आ गए, तुम्हारे ऑब्जेक्ट आ गए, स्ट्रिंग वगैरह आ गए, उनकी मदद से मल्टीपल क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ रिटर्न करवा सकते हैं। बट ये इसके तुम्हारी कोडिंग नहीं है कोर्स में, बस ये थियोरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन बन सकता है जो कि इस टाइप से आ सकता है जैसे मैंने भी बताया। असर्शन, द वाइल लूप इन जावा इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नोन बिफोर हैंड। आइट्रेशन का मतलब होता है कि लूप कितनी बार चलेगा, हाउ मैनी टाइम्स द लूप विल रन, ठीक है, द लूप विल रन,
इसका मतलब होता है आइट्रेशन। तो द वाइल लूप इन जावा इज़ यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नोन बिफोर हैंड। वो कह रहा है कि भाई वाइल लूप का हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पता होता है कि लूप कितने बार चलेगा, पहले से पता होता है। फिर रीजनिंग में बोलता है कि फॉर लूप इज़ जर्नली यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज़ नोन बिफोर हैंड। अब यहाँ फॉर लूप के लिए बोलता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज़, जब भी हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं, बहुत बार करा है हमने फॉर लूप का यूज़, हम क्या करते हैं, इंट जैसे कोई भी वैल्यू है, मान लो मैं उसको यहाँ इनिशियलाइज़ करता हूँ, फिर मैं एक कंडीशन लिखता हूँ कि भाई वो लेस देन 10 होगी, वो लेस देन लेंथ होगी, वो कुछ होगी और प्लस प्लस हो रहा होगा। ऐसा करता हूँ ना मैं क्या, जब भी तुम क्वेश्चन करो तुम भी ये करते होगे, आई लेस देन 10, आई लेस देन एल, वैल्यू में पता होती है, या आई लेस देन स्ट्रिंग कोई वेरिएबल है उसकी लेंथ एस डॉट लेंथ। ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करें। तो जब भी हम ये करते होते हैं तो हमें पता रहता है कि भाई हमारा फॉर लूप कितनी बार चलने वाला, हमें पता रहता है भाई ये 0 से लेस देन 10 चलेगा, 10 बार चलने वाला, कुछ इस टाइप से। तो ये हमें बिफोर हैंड फॉर लूप के केस में पता रहता है। अब वाइल का हम जब यूज़ करते हैं तो वाइल में हम कंडीशन लिखते हैं, जैसे वाइल n ग्रेटर देन 0, ये इस टाइप से। जैसे एग्जांपल बताऊँ वाइल का, तो जब हम किसी नंबर के डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे 123 है, हमने बहुत बार इसका क्वेश्चन करा है, हमें इसके डिजिट निकाल के उनका सम करना है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं। तो उस समय मुझे ये नहीं पता होता कि जो मेरा नंबर आएगा भाई वो 3 डिजिट का आएगा, वो 10 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है, वो इतना बड़ा नंबर भी आ सकता है, वो छोटा नंबर भी आ सकता है। मतलब जब मेरे को कुछ ऐसा बड़ा आइट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं होती, तब हम जब ऐसी कंडीशन लगाते हैं तो तब हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर n, जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक चलता जाए, और यहाँ पर मैं कहीं ना कहीं जैसे डिजिट वाले की बात करूँ, डिजिट इक्वल टू n mod 10, ऐसे हम कुछ करते थे, और n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, अगर याद होगा तो, ठीक है। जब हम डिजिट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम में हम ऐसी कंडीशन लगाते हैं। तो तभी होता है जब हमें यही नहीं पता होता कि वो चलने कितनी बार वाला है, ठीक है। तो जब ऐसा होता है तभी हम ऐसी कंडीशन रखते हैं कि भाई जब कंडीशन मैट हो जाए तो अपने आप बंद हो जाए। हमें ये नहीं पता होता कि उसने चलना कितनी बार है, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जब हमें पहले से नहीं पता होता कि वो चलेगा कितनी बार, तब हम वाइल लूप का यूज़ करेंगे। जब हमें पता होता है कि वो कितनी बार चलने वाला है, ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर लूप का। क्योंकि देखो वैसे तो हम दोनों लूप को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ क्वेश्चन में है कि जर्नली, ठीक है। तो जर्नली हम नॉर्मल उसमें इसका यूज़ करते हैं जब हमें पहले से पता होता है आइट्रेशन, वरना हम वाइल लूप को भी फॉर लूप की तरह मॉडिफाई करके यूज़ कर सकते हैं, और फॉर लूप को वाइल लूप की तरह मॉडिफाई करके कर सकते हैं, बट वो वाली बात हो जाएगी कि भाई हमें ज़बरदस्ती करना है। बट जर्नली अगर बोला गया है तो सीधी सी बात है, वाइल लूप का तब करेंगे जब हमें पता नहीं होगा कितनी बार चल रहा है, आइट्रेशन कितने होंगे, और फॉर लूप का करेंगे जब हमें पहले से पता होगा, ठीक है। तो असर्शन हो गया फॉल्स, रीजनिंग इज ट्रू, तो इसका सही आंसर है सी। आगते हैं छठे पे, द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू डिफाइन मेथड एंड वेरिएबल दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। द स्टैटिक कीवर्ड इन जावा इज यूज्ड टू डिफाइन मेथड एंड वेरिएबल दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो जब भी हम स्टैटिक का यूज़ करते हैं, चाहे वेरिएबल के लिए करें चाहे मेथड के लिए करें, तो जब इसका यूज़ होता है जो वेरिएबल बनता है ना, मान लो ये बन गया कोई मेरा स्टैटिक वेरिएबल था, इसका नाम रख देता हूँ मैं एड्रेस, इसमें एड्रेस है स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो इसमें जब एड्रेस है, जब ये मेरा स्टैटिक वेरिएबल बना, तो क्या होगा, मान लो मेरे ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, obj1 obj, देखो चीज़ को समझ के करोगे ना, तो इससे अगर मिलते जुलते और भी क्वेश्चन बनेंगे अगर आगे, तो तुम उनको अपने आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए मैं इनको डिटेल में समझा भी रहा हूँ। तो जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे इस क्लास के, फॉर एग्जांपल मेरी क्लास थी कुछ भी रख लेते हैं, क्लास टेस्ट ही रख लेता हूँ अब समझाने के लिए, ठीक है ना। टेस्ट नाम की क्लास के अंदर कोई एक स्टैटिक वेरिएबल था एड्रेस नाम का, ठीक है ना। तो अगर मैंने वेरिएबल स्टैटिक बना दिया, तो अगर आगे जा कर के मैंने क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, तो उन तीनों के साथ ये वेरिएबल शेयर होगा। शेयर होने का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट ने इसकी वैल्यू चेंज कर दी तो वो बाकियों में भी रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के जो वेरिएबल होते हैं वो उनके अपने सेपरेट होते हैं। जैसे इसके पास अपने इसके खुद के कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ इसके मेथड होंगे, जिनको हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड। बट जो स्टैटिक बन गया वो क्लास का होता है, और क्लास का हो गया तो समझ लो फिर वो
सारे ऑब्जेक्ट उससे यूज़ करेंगे। जैसे घर में माँ बाप की चीज़ को बच्चे, मान लो 3 बच्चे हैं, 3 भाई बहन हैं, तो जो भी माँ बाप की चीज़ होगी उसमें बच्चों का अपने आप हक हो जाता है कि भाई वो बच्चा भी यूज़ कर लेगा, दूसरा बच्चा भी, तीसरा बच्चा भी, लेकिन अपनी अपनी चीज़ नहीं शेयर करेंगे। वही हाल है यहाँ। स्टैटिक बन गया तो मतलब क्लास का हो गया, क्लास का हो गया तो मतलब एक तरीके सरकारी चीज़ हो गई। अब कोई भी आके इसे यूज़ कर सकता है, कोई भी मतलब क्लास के ही ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं पड़ोसी का बच्चा भी आके तुम्हारे पिताजी की चीज़ यूज़ कर लेगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो वही बात है। तो यहाँ पर उस क्लास के ऑब्जेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टैटिक कीवर्ड की मदद से हमने बनाए वेरिएबल, इसको हम क्लास के नाम के थ्रू एक्सेस करते हैं। करने को हम ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि क्लास के नाम के थ्रू करेंगे, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने करा और मान लो वैल्यू चेंज कर दी तो वो सब में फिर असर पड़ जाएगा। क्योंकि जर्नली ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ऑब्जेक्ट की ही चीज़ें एक्सेस करते हैं, जो उसके खुद के इंस्टेंस वेरिएबल और इंस्टेंस मेथड होते हैं। क्लास वाली चीज़ के लिए क्लास का ही यूज़ करते हैं, क्लास के नाम का। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो स्टैटिक कीवर्ड जावा में इज़ यूज टू डिफाइन मेथड एंड वेरिएबल दैट कैन बी कॉल्ड विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। हाँ, तो सही बात है, बिना ऑब्जेक्ट के भी हम इसको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया क्लास का होता है। तो यहाँ तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट भी उसको एक्सेस कर लेते हैं, बट ऑब्जेक्ट नहीं भी होंगे तो सिर्फ क्लास के नाम के थ्रू भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगला है द स्टैटिक वेरिएबल इज शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंसेस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। एंड अ स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम। तो ठीक बात है, स्टैटिक मेथड होगा तो क्लास के नाम की मदद से भी हम उसे कॉल कर सकते हैं बिना ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि वो क्लास का वेरिएबल होता है या क्लास का मेथड होता है, उसकी कॉपी सबके साथ शेयर होती है ऑब्जेक्ट के साथ। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी होगा तो भी क्लास के नाम के थ्रू हम उसे चला पाएंगे। तो इसका असर्शन भी ठीक है और इसका रीजनिंग भी ठीक है। तो इसका बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड द रीजनिंग इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो भाई इसका सही आंसर ए है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में तो आ गया ही होगा। फिर भी डाउट रहता है अगर कुछ तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।